हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग की एक जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, फिर चाहे आप प्रोग्रामिंग शुरू करने का, कोडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, आप बिगिनर फेज में है, या फिर आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा कर लिया है और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है। इस वीडियो को खासकर मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज से हो, या इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास दो तरीके की कंपनीज होती हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। इनमें से सबसे पहली होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो किसी सर्विस ऑलरेडी बिल्ट कोई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर उसको यूज करके हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो उस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और दूसरे टाइप की कंपनीज होती हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो एक्चुअली किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करने पर काम करती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। अब यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज के जो पैकेजेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पैकेजेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स जो है शुरुआत में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चाहे आप ऑन कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द बड़ी MNCs और अच्छी कंपनीज आपसे इंटरव्यूज के अंदर और कोडिंग टेस्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की एक चीज पूछती है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर आपने सुना नहीं है कि क्या होता है, जैसे गूगल हो गया तो गूगल के पास अपना कुछ डेटा होता है जिसको स्टोर करके रखता है। फेसबुक हो गया तो फेसबुक के पास उसके सारे यूजर्स का कुछ ना कुछ डेटा स्टोर्ड होगा। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के पास कुछ ना कुछ डेटा होगा। व्हाट्सएप के पास कुछ डेटा होगा। अब ये कंपनीज अपने डेटा को किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करती हैं उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए किन किन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो इन जनरल डेटा को जिस भी स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। और ऑपरेशंस अप्लाई करना यानी अगर मुझे उस डेटा को डिलीट करना है तो, अगर मुझे किसी इंस्टाग्राम यूजर की इंस्टाग्राम फोटो को सर्च करना है तो, या व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज सर्च करना है तो इंटरनली जो कोड चलते हैं, जो एल्गोरिथम्स चलती हैं, उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा पर एक्चुअली काम कैसे करते हैं कोडिंग के अंदर। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मैक्सिमम कंपनीज पूछती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इंटरव्यूज के अंदर भी एंड कोडिंग टेस्ट के अंदर भी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री में आपका लॉजिक टेस्ट करने का, साथ के साथ ये चेक करने का कि आपकी प्रोग्रामिंग पर कितनी स्ट्रॉन्ग कमांड है। इसीलिए अगर हम कोडिंग जर्नी में बढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम किसी बड़ी MNC को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर काम करना है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा पहले ही मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि हमसे वहां पर मैक्सिमम केसेस में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 5 to 7 years ऑफ योर करियर पूछा जाएगा। तो हम उसी तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें। अब यहां पर एक और केस सिनेरियो आता है जिसमें आपके स्टार्टअप्स भी आते हैं। अब स्टार्टअप्स हो सकता है कुछ सर्विस बेस्ड हो, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो स्टार्टअप्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायरिंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टअप के अंदर आपसे DSA ना पूछा जाए। उस टाइम पर हो सकता है कोई स्टार्टअप अगर वेब डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहा है तो आपकी कोर वेब डेवलपमेंट स्किल्स के बेसिस पर हायर करे। अगर ऐप बनवाने के लिए हायर कर रहा है तो आपकी कोर ऐप डेवलपमेंट स्किल्स के बेसिस पर हायर करे। तो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके की कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए हमें क्या क्या पढ़ने की, क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है। इसके अंदर एक और चीज हमें नोट करनी है कि कॉलेज के अंदर हम चाहे फर्स्ट ईयर से डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स करना शुरू कर दे, पर हमें इनको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग के अंदर आप चीजें भूलते बहुत जल्दी हैं। इसीलिए DSA को हमें तब तक प्रैक्टिस करना होता है जब तक हमारी अच्छी जगह एक प्लेसमेंट नहीं लग जाती जिससे हम सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे नोट करने वाली चीजें, मैंने इंटर्नशिप नहीं बोला, मैंने प्लेसमेंट बोला है, क्योंकि कभी कभी हमारी इंटर्नशिप लग जाती है 3rd ईयर के अंदर, पर उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हो सकता है हमारा वहां से रिटर्न ऑफर ना आए, तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए हमें दोबारा शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि एक बार हम अपना DSA पढ़ ले तो फिर उसको हम रिवाइज करते रहे टाइमली, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे टाइमली, ताकि प्लेसमेंट के टाइम पर दोबारा हमें पढ़ने में उतना ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए ये कि कॉलेज के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा जो है पीयर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपको दिखेगा कि आपका कोई दोस्त ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई अलग से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं और मैं सारी की सारी कैसे करूं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 2-3 चीजें एक साथ करना शुरू कर देते हैं। हम ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, या फिर हम 3 लैंग्वेजेस एक साथ स्टार्ट कर देते हैं सीखना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। हमें प्रोग्रामिंग के अंदर एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए।
अगर मुझे पता है कि एक चीज में मेरी अच्छी कमांड हो गई है, अब इसको बस मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसके साथ हम एक सेकंड पैरेलल चीज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डीएसए सीखना है प्लेसमेंट्स के लिए, तो मैं अपना डीएसए स्टार्ट कर दूं, और जैसे ही मुझे लग रहा है डीएसए पर मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड हो गई है, आधे से ज्यादा डीएसए खत्म हो गए हैं, तो उसके साथ साथ पैरेलली मैं या तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ अपने वीकेंड्स पर, या मैं ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग देखना शुरू कर सकती हूँ। पर कभी भी 2 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज पर एक टाइम पर काम ना करें, बिकॉज इट डिवाइड्स आवर फोकस एंड फिर हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा चीजें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स का एक और सवाल होता है कि कॉलेज के अंदर मुझे एक और लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जैसे पाइथन सिखाई जा रही है, बट प्लेसमेंट के लिए C++ एंड जावा मैंने सुना है कि बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं जावा साथ में कर रहा हूं और पाइथन भी कर रहा हूं, तो दोनों को कैसे बैलेंस करूं? इसको बैलेंस करने का बेस्ट तरीका ये होगा कि पाइथन को हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे कॉलेज एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है। जैसे हम किसी और दूसरे, जैसे इंग्लिश को कॉलेज एग्जाम्स के लिए जितना हम पढ़ते हैं, अच्छे ग्रेड्स के लिए जितना हम पढ़ते हैं, उतना ही हम पाइथन को प्रैक्टिस करें। और अगर हमें अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन C++ या जावा में करनी है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस डालें अपनी फ्री टाइम के अंदर। तो जब भी हम टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं, हमेशा सीखने के पीछे का मोटिव पता होना चाहिए कि अगर हम कॉलेज एग्जाम्स के लिए सीख रहे हैं तो हमें कितनी सीखनी है, अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए सीख रहे हैं तो कितनी सीखनी है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीख रहे हैं तो हमें कितनी सीखनी है। और कोशिश करिए एक टाइम पर हम 2 टेक्नोलॉजी से ज्यादा किसी टेक्नोलॉजी पर काम ना कर रहे हो। थर्ड ये कि अगर हम नए नए कॉलेज के अंदर आए या फिर ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाती है अगर हमारा एक ग्रुप ऐसा हो जो हमारे साथ साथ कोडिंग करता हो। तो जैसे कॉलेज के अंदर अगर हम नए नए आए तो आप अपने क्लासमेट्स में देख सकते हैं जो ऑलरेडी या तो कोड करते हो या जिनका मन है आपकी तरह कंपनीज IT सेक्टर के अंदर जाने का, तो उनके साथ मिलकर आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें से पहला ये होता है आपको अगर कोई सवाल नहीं आया तो हो सकता है आपके ग्रुप में किसी और को आता हो तो वो आपको समझा देंगे। सेकेंड फायदा ये होता है आप मिलकर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस की आप अप्रोच डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, आपने किस तरीके से सॉल्व किया, तो आपको भी नए तरीके पता चलते हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तीसरा ये कि आपने कुछ आज नया सीखा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो वो नॉलेज आपके लिए भी रिवाइज हो जाएगी। एंड चौथा और सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि अगर आप एक अच्छा ग्रुप बनाते हैं तो बाकी लोग भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाएंगे, आप भी ढूंढ कर लाएंगे। जैसे हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको बता दे कि माइक्रोसॉफ्ट में ये ओपनिंग निकली है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, या गोल्डमैन सैक्स में ये ओपनिंग निकली है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अडोबी का ये कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें हम मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट होते हैं जहां पे ग्रुप पे पार्टिसिपेशन अलाउड होता है, तो आप एज अ टीम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ICPC एक ऐसा बहुत ही वर्ल्ड वाइड नोन कॉम्पिटिशन है जिसमें आप एज अ टीम जा सकते हैं, और उसमें आप अगर जीतने हैं तो वो आपके रेज्यूमे को बहुत ही बेटर बनाता है। तो आप एक ग्रुप ऑफ गुड पीपल सर्च कर सकते हैं अपने अराउंड जो आपकी तरह इस इंडस्ट्री के अंदर आने में इंटरेस्टेड है। चौथी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे दिमाग में कई बार ऐसा सवाल आता है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी सीख ही रहा हूँ, कोडिंग सीख ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी सीखूं या बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो इसमें हमें पता होनी चाहिए दैट देयर इज नो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज नो बेस्ट टेक्नोलॉजी। आप जिस भी टेक्नोलॉजी पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है वही आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो इसमें हमें अपने केस सिनेरियो के हिसाब से चीजें सीखनी पड़ती हैं। इनफैक्ट इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको शुरुआत से अगर कोडिंग सीखनी है तो अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो क्या क्या सीखना चाहिए, वेब डेवलपमेंट सीखनी है क्या क्या सीखना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। अगर हम डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर हमें प्लेसमेंट्स के लिए जाना है तो टारगेट करिए C++ या जावा में से किसी एक लैंग्वेज को। डेवलपमेंट के लिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं कि मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, एंड्रॉइड करना है उसमें, या iOS एप्पल डिवाइसेस के लिए मुझे डेवलप करना है, मुझे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना है, या मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, AI सीखनी है। तो इस तरीके से पहले आपको डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हैं उसमें पॉसिबल टेक्नोलॉजीज क्या है। और कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप ये सोचें कि मैं फ्यूचर में 15 साल तक जो टेक्नोलॉजी टिकी रहेगी, जैसे आजकल AI ML है जो 15 साल तक टिका रहेगा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है जो नया नया आ रहा है तो शायद वो 20 साल तक टिका रहेगा, तो मैं उनको सीख लेता हूं। तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। PHP बहुत लंबे टाइम तक चली आ रही है एंड इनफैक्ट आज भी काफी सारी कंपनीज PHP डेवलपर्स को हायर करती है क्योंकि ऑलरेडी कोड बेस PHP में बना हुआ है, इवन दो इट इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज। तो ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है एकदम से एक्सटेंड हो जाएगी। एंड ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब ही यही होता है कि वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं। तो इसीलिए एक लैंग्वेज में अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा नई टेक्नोलॉजीज को सीखना। तो खुद को हमेशा थोड़ा सा फ्लूइड रखना है कि मैं कभी भी अगर टाइम्स चेंज होंगे, रिक्वायरमेंट चेंज होगी कंपनी की, तो मैं नई टेक्नोलॉजी भी सीख लूंगा। तो शुरू से जरूरी नहीं है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें जो अगले 20 साल तक रहेगी, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगले 20 साल तक कौन सी टेक्नोलॉजी सर्वाइव करेगी और कौन सी नहीं करेगी।
इनफैक्ट जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में करेंगे, आपके इंटरव्यूज जिस भी लैंग्वेज में होंगे, कोडिंग टेस्ट भी जिस भी लैंग्वेज में होंगे, कंपनी जैसे भी लेगी, आपसे कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जरूरी नहीं है उसी लैंग्वेज में काम कराया जाए। इनफैक्ट आपके जो इंटरव्यूज या कोडिंग टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होंगे, जरूरी नहीं है कि कंपनीज के अंदर जाने के बाद भी आप उसी लैंग्वेज पर काम कर रहे होंगे। मोर देन 90% ऑफ द केसेस में आप एक दूसरी टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज को सीख रहे होंगे जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां पर जो आप डीएसए में लैंग्वेज सीखते हैं, कॉलेज के अंदर सीखते हैं, वो आपकी पर्सनल लर्निंग एंड लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है। कंपनी के अंदर यूजुअली आपको अलग लैंग्वेजेस या अलग टेक्नोलॉजीज पर काम करना होता है। फिफ्थ चीज जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसका नाम है ट्यूटोरियल हेल। इसको मैंने एक और वीडियो में पहले डिटेल में डिस्कस किया था। ट्यूटोरियल हेल का मतलब होता है कि आपने इंटरनेट पर जाकर कोई एक ट्यूटोरियल देख लिया है, आपने कोई एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया है, एंड उसमें हमने बस क्या किया, थोड़ा सा वीडियो देखते टाइम समझा और फिर कॉपी पेस्ट करके हमने कोड लिख दिया और वहीं पर उस चीज़ को हमने बंद कर दिया। ऐसे में हम लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे होंगे। जैसे अगर मुझे पाइथन पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मैं ऑनलाइन गई, मैंने 2 घंटे का वीडियो देखा, मैंने कॉपी पेस्ट करके पाइथन पर वो सेम प्रोजेक्ट बना दिया, पर इंटरव्यू में मुझसे अगर डिटेल में पूछ लिया गया तो मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता होंगी। ऐसे में बेस्ट तरीका ये होता है ट्यूटोरियल से सीखने का कि ट्यूटोरियल में फंसने की जगह हम क्या करें, उनको अपना यूनिक ट्विस्ट दे दें। जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूं तो उसको अपना कोई यूनिक ट्विस्ट में दे सकती हूं। अगर मैं डीएसए के अंदर किसी एल्गोरिथम को सीख रही हूं, किसी टॉपिक का सवाल कर रही हूं, तो उस सवाल में मैं थोड़ा सा अलग केस इमेजिन कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे आज बाइनरी सर्च सिखा दिया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थोड़ा सा कोडिंग करना शुरू कर लिया है, मुझे बाइनरी सर्च सिखा दिया और बाइनरी सर्च मुझे एरे पर सिखाया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको स्ट्रिंग्स पर अप्लाई कर सकती हूँ, उसको एरे लिस्ट पर अप्लाई कर सकती हूँ, उसको लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो एल्गोरिथम सेम रखें, डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दें, डेटा स्ट्रक्चर सेम रखें, एल्गोरिथम चेंज कर दें। तो मैं अपने हिसाब से थोड़े बहुत ट्विस्ट लाकर खुद से क्वेश्चन बनाकर खुद से सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो उनमें मैं हल्का सा खुद के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकती हूँ। इसके साथ साथ एक बार मेरा वीडियो खत्म हो गया, ट्यूटोरियल खत्म हो गया, तो उसके बाद मुझे खुद से जाकर इंटरनेट पर चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। जो मैंने फंक्शन सीखे हैं, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं कोडिंग करते टाइम, उनके बारे में मुझे और पढ़ना है ऑनलाइन जाकर। इससे क्या होगा, मेरे अंदर और नॉलेज आएगी, मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, और इंटरव्यूज के अंदर अगर मुझसे डीप में कोई सवाल पूछ लिया गया तो फिर वहां पर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज होगी आंसर करने के लिए। 6th चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है अबाउट सर्टिफिकेट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटर्नशिप्स कर लेते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए, या हम कोई कोर्स कर लेते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर आपके सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देख रहा होता इंटरव्यूज के अंदर। अगर आपके पास स्किल्स हैं तभी आप अपने इंटरव्यूज को क्लियर कर पाएंगे। तो इंटर्नशिप्स को कब करना है, इंटर्नशिप को तब करना है या तो आपको वहां पर बहुत अच्छा खासा पे मिल रहा हो, आप कुछ अर्न कर रहे हो अपनी स्किल्स के बेसिस पर, अपने वर्क के बेसिस पर, या फिर अगर वो अनपेड इंटर्नशिप है तो आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हो जिसको आप अपने रेज्यूमे के अंदर लिख पाएं और उस कंपनी के एक्सपीरियंस को भी रेज्यूमे के अंदर लिख पाएं। हमें कोर्सेज कब करने, कोर्सेज तब करने, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, तब करने हैं जब वो कोर्सेज हमें एक्चुअली कुछ सिखा रहे हो जिससे हमें लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए चीजें नहीं करनी है। पर हाँ, कुछ ऐसी फील्ड होती है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर एक्चुअली आपके रेज्यूमेस के अंदर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्योंकि काफी सारी कंपनीज डिमांड करती हैं। तो कौन सी फील्ड में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कौन से में इतना नहीं देखा जाता, उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसको हम जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए भी कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसको हम जाकर देख सकते हैं। 7 चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है नॉट टू क्विट। कभी कभी जब हम प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की शुरुआत करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अननोन हमारे पास एरर्स आते हैं, अननोन एक्सेप्शंस आते हैं, और ऐसे टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिगर आउट करने में कि ये कोड हमारा चल क्यों नहीं रहा, ये एरर सॉल्व कैसे होगा, या इस सवाल का लॉजिक हमसे बन ही नहीं रहा, उस लॉजिक को मैं कैसे ढूंढ कर देकर आऊँ। ऐसे में शुरुआती 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कोडिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कभी मुझे समझ ही नहीं आएगी। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है, और आप पॉजिटिव रहेंगे शुरू के अगर 1-2 महीने, जब हमारे पास मैक्सिमम डिफिकल्ट चीज़ें हमें लग रही होंगी तो उसके बाद की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बीच में क्विट कर देते हैं। उसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट की, फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, या सेकंड ईयर में स्टार्ट की, सेकंड ईयर में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, उसके बाद हमने क्विट कर दिया। पर थर्ड ईयर में जाने के बाद हमें इंटर्नशिप्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ ईयर में जाने के बाद हमें प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, और उस टाइम पर ना चाहते हुए भी हमें चीज़ों को दोबारा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमें दोबारा 2 गुना टाइम और 2 गुना एफर्ट ना लगाना पड़े, उससे बचने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर हमने शुरू किया है कोडिंग को, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ
हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। अगर हमने शुरू किया है तो उसको हम एक ही बार में खत्म कर दें, उसके बाद प्रैक्टिस एंड रिविजन कंटिन्यू रखें, क्योंकि उसको दोबारा से शुरू करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुरुआती फेजेस में क्विट क्यों करते हैं उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको अपने वाला केस जरूर दिख जाएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपको कोडिंग जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। तो उस वीडियो को जाकर हम देख सकते हैं, होपफुली वहां से हम कुछ नई चीजें निकाल कर ले आएंगे जो हमारे स्पेसिफिक केस में हमें हेल्प कर रही होंगी। आठवीं चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि एक बार हमने कोडिंग करना शुरू किया है तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जिन पर जाकर हम सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहां से हम जाकर चीजें सीख सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ यूज करने से बेटर है कि हम एक टाइम पर मैक्सिमम 2 ही प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, क्योंकि ऐसा होगा कि हमें प्लेटफॉर्म को सीखने में भी अपना एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे अगर आज मैं सोचूं मुझे लीड कोड पर कोड करना है, कल मैं सोचूं मुझे कोड फोर्सेस पर जाकर कोड करना है, परसों मैं सोचूं मैं स्पॉज पर जाकर करूंगी या किसी और प्लेटफॉर्म पर करूंगी, तो हर दिन प्लेटफॉर्म चेंज करने में हमें अलग फॉर्मेट में कोड लिखना पड़ सकता है। और जो लर्निंग कर्व होता है कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरीके से कहाँ इनपुट होगा, कहाँ आउटपुट होगा, सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट समझना, वो काफी डिफिकल्ट पार्ट है। एंड इनफैक्ट वो वाला पार्ट हेल्पफुल भी नहीं होता कोडिंग के प्रोसेस में। कोडिंग के प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो है लॉजिक बनाना। लॉजिक आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर बना सकते हैं। तो एक टाइम पर आप मैक्सिमम 2 ही प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करें अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। अब आपको कौन से टाइम पर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, अगर बिगिनर है तो कौन सा करें, इंटरमीडिएट स्टेज में तो कौन सा करें, अगर हमने काफी ज्यादा डीएसए सीख लिया, अब बस प्लेसमेंट की तैयारी बची है, या मुझे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के हिसाब से देखना है, या मुझे कंपेटिटिव कोडिंग के हिसाब से देखना है, तो कौन सा करें, तो उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वहां से जाकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को उसमें मैंने डिस्कस किया है, हम देख सकते हैं कौन सा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म हमें यूज करने की जरूरत है। 9th चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जितना जल्दी हो सके हमें 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। इनमें से सबसे पहला है गिटहब। गिटहब इज लाइक द ऑनलाइन फेसबुक फॉर कोडर्स, जहां पर हम अपना काम दिखा सकते हैं। हम अपने सारे काम को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, अपने कोड्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट दूसरों के जो कोड हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं। काफी ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के जो कोड्स हैं उनको ओपन सोर्स कर रखा है, मतलब कोई भी आके उसको पढ़ सकता है, कोई भी आके उसमें से एरर निकाल सकता है। हम चाहें तो उनके कोड में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे लिनक्स, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा तो लिनक्स कंप्लीटली ओपन सोर्स है, उसका आपको कोड भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसमें एरर्स भी ढूंढ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें हैं, बट हाँ हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं टाइम के साथ, एंड उसके बाद हम उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, एरर्स को फिक्स भी कर सकते हैं। तो गिटहब को हम जरूर एक्सप्लोर करें अगर हम बिगिनर स्टेज पे हैं तो, क्योंकि इससे एक तो ओपन सोर्स के बारे में हम और ज्यादा सीख रहे होंगे, प्लस ओपन सोर्स को यूज करके बहुत सारे हेल्पफुल प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे आप अर्न भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंपनीज के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आप उन टेक्नोलॉजीज के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में भी पूरा सीख रहे होंगे। तो गिटहब के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला ये कि हम ओपन सोर्स के बारे में सीख रहे होते हैं, यानी जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को फ्रीली अवेलेबल रखती हैं, उसके कोड को सबको विजिबल कराती हैं, वो किस तरीके का प्रोसेस फॉलो करती हैं अपने कोड को चेंज करने के लिए। एंड सेकंड, हम बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के बारे में सीख रहे होंगे जो इंटर्नशिप जैसे होते हैं पर इंटर्नशिप्स नहीं होते, जिनके अंदर आपको कुछ अमाउंट भी दिया जाता है उन ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। आप किसी कंपनी के कोड के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर पाते हैं, जस्ट लाइक कि आप एक इंटर्नशिप के अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। तो एक वो हेल्पफुल चीज बनती है, प्लस आप ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर भी और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट आपके हैकाथॉन्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं जहां हम जा सकते हैं। दूसरी चीज जहां पर हमें अकाउंट बनाना है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स। अब लिंक्डइन जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, इट्स जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट यहाँ पर सारी प्रोफेशनल चीजें होती हैं। तो लिंक्डइन को हम यूज कर सकते हैं किस लिए, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो हमें रेफरल्स दे सकते हैं कंपनीज के अंदर। रेफरल क्या होता है, कोई एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को बताता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और कंपनी को आपको कंसिडर करना चाहिए हायर करने के लिए। तो आपको अपने कॉलेज के सीनियर्स जो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, या दूसरे कॉलेजेस के सीनियर जो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको रेफरल प्रोवाइड कर दे जब आपकी इंटर्नशिप या जब आपकी प्लेसमेंट का टाइम आएगा। दूसरा ये हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उनके साथ मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एक है कि काफ़ी सारे लोग अपनी अचीवमेंट्स के बारे में पोस्ट करते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट कभी कभी अगर हम बिगिनर स्टेज में होते हैं ना अपने करियर की, तो हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं क्या कुछ कर नहीं रहा, क्या बाकी लोगों के साथ काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बाकी सारे लोग काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। तो वो वाली फीलिंग कभी भी नहीं लानी। इसीलिए उसको, नेटवर्क को सिर्फ हमें गाइडेंस के लिए, सिर्फ हमें नेटवर्किंग के लिए, सिर्फ कनेक्शंस के लिए यूज़ करना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों
चीज़ों के लिए यूज़ करना है, कभी उसको ऐसी चीज़ के लिए ना यूज़ करें जिससे हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए। ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट अगर हम अपने सोशल मीडिया में रखेंगे तो वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारे वर्क के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। आपका बिगिनर स्टेज है अपने करियर का, आप इसमें अभी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, तो अपना जो काम है, हमारे पास जो टाइम है, वो सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं। अगर वर्क लाइफ में हमें प्रोडक्टिव करना है तो अपने करियर के अंदर लगाएं, या फिर हम अपनी हॉबीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, हम और कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने कामों को हमारी जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है हम वहां पर लगाएं। एंड 10th चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतनी यंग एज में इतने हाईली पेड इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे दिए जाते हैं जिनका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता। हो सकता है आपको कंपनी में जाके एक ऐसी प्रॉब्लम मिले जिसका आंसर आप ही को डिजाइन करना है। जरूरी नहीं है कि उसका ए बेस्ट आंसर होगा या बी बेस्ट आंसर होगा या सी बेस्ट आंसर होगा। आपको आंसर फाइंड आउट करना है जो मोस्ट ऑप्टिमम हो सकता है उससे भी कोई ज्यादा ऑप्टिमम हो, पर अभी अपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके आप बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और ये जो स्किल है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लॉजिक, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रैशनल थिंकिंग और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो एटीट्यूड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होता है और इस एटीट्यूड को हमें बहुत ही यंग स्टेज से बिल्ड करना होता है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस माइंडसेट के साथ शुरुआत करें कि हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व करेंगे। कभी भी हमें वेट नहीं करना कि कोई और आकर मुझे ऐसी गाइडेंस दे जाएगा, कोई और आकर मेरी बड़ी सी प्रॉब्लम है, कोड मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई मुझे बताकर आ जाएगा। हमेशा इस माइंडसेट के साथ चलना है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं कहीं पर स्टक होऊंगा तो मैं उसका जो सॉल्यूशन है खुद ही हाथ पैर मारकर निकाल लूंगा, गूगल करूंगा, यूट्यूब पे ढूंढूंगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़ूंगा, आर्टिकल्स देखूंगा, बट सॉल्यूशन को मैं हमेशा खुद से ही फाइंड आउट करूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आकर मुझे किसी दिन बताएगा। कभी भी वेट नहीं करना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे ही प्रॉब्लम आती है वैसे ही आप उसको सॉल्व करें, जितना जल्दी हो सके सॉल्व करें और प्रॉब्लम सॉल्व जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही हमारा लॉजिक और ज़्यादा बेटर बिल्ड होगा और वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये जो जर्नी है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या कोडिंग की, इनफैक्ट आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना चाहते हैं या किसी और तरीके से आप IT सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपकी जर्नी जो होगी उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट होगा आपके काम का। और जो व्यक्ति जितना बेटर तरीके से, जितना फास्टर, जितना एफिशिएंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, वो व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इनफैक्ट उनका खुद का स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करें और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है, जो माइंडसेट होता है, उसको साथ लेकर चलें। तो आई होप कि ऐसी 10 चीज़ों में से कोई ना कोई एक दो नई चीज़ होगी जो आपको पता चली होगी। इनफैक्ट आपको क्या नया पता चला उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर थोड़े से प्रो प्रोग्रामर हैं या ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो आपने ऐसी कोई नई चीज़ सीखी हो जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।